गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखलाओं को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आप प्रश्नों को पढ़िएगा और उसके उत्तर देने से पहले आप कुछ बारीकों को समझिए, देन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट से प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्प्रेड इट टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें प्लीज। तो आज का पहला प्रश्न इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। कंसीडर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट। दिए गए कथनों पर विचार करना है। एक कंपनी और बिजनेस इज सेट टू बी ओवर लेवरेज्ड इफ इट हैज अनसस्टेनेबली हाई डेब्ट अगेंस्ट इट्स ऑपरेटिंग केस फ्लोज एंड इक्विटी। मतलब किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस को आप ओवर लेवरेज कब कहिएगा? तब जब उसने बहुत ज़्यादा ऋण ले लिया हो, उधार ले लिया हो, जितना कि उसके पास कैश फ्लो नहीं है, जितना कि उसका इक्विटी नहीं है, या आपने इक्विटी के अगेंस्ट में ले लिया है। अदरवाइज अगर किसी से लोन लेते हैं और अपना इक्विटी 50% से ज़्यादा बेच देते हैं तो खतरा तो होगा ही। तो क्या उसको ओवर लेवरेज कहते हैं? एन ओवर लेवरेज कंपनी वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट्स टू इट्स क्रेडिटर्स। जिससे लोन लिया है उसको चुकाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना केवल इंटरेस्ट बल्कि प्रिंसिपल भी हो सकता है वो खो दे। एक ओवर लेवरेज कंपनी विल ऑलवेज बिकम बैंकरप्ट। ये ऑलवेज शब्द यूपीएससी हमेशा इस्तेमाल कर सकती है। ऑलवेज, ओनली, नेवर, ऑलवेज केयरफुल अबाउट सच टाइप क्वेश्चंस। ऐसा तो नहीं है कि लेवरेज कंपनी हमेशा डूब ही जाएगी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लिया और उसका इस्तेमाल अपने मतलब भयंकर यूटिलाइज कर लिए और उसको कई गुना में इन्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिए, कैपिटल पूंजी में कन्वर्ट कर दिए, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल इसका उत्तर आप बता सकते हैं। जी हाँ, इसका उत्तर है एक और दो। ए कंपनी और ए बिजनेस इज सेट टू बी ओवर लेवरेज्ड if it has unsustainably high debt against its operating case flows or equity. Such a company would find it difficult to make interest and principal repayments to its creditors and may struggle to meet its operating expenses as well as. In later case, the company may be forced to borrow इवन मोर जस्ट टू कीप गोइंग। हो सकता है आप उस कर्ज को चुकाने में जो पहले से लिए हैं उसको पूरा करने के लिए और ऋण ले ले, तो ऋण के ऊपर ऋण, एक डेप्ट रेट जो होता है वो आपका मतलब एक सर्कल बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस सर्कल। अब आप विस्कस साइकिल में प्रवेश कर जाइएगा और आप हमेशा गरीब ही रहिएगा। आपकी कंपनी कभी उन्नति नहीं कर पाएगी। दिस सिचुएशन कैन अल्टीमेटली लीड टू कंपनी गोइंग बैंकरप्ट। और हो सकता है कि ऐसी भी स्थिति आ जाए कि आपकी कंपनी दिवालिया हो जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवर लेवरेज कंसेप्ट, आई थिंक यू गॉट इट। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टो अकाउंट समटाइम्स सीन इन न्यूज़। आप बोस्टो अकाउंट सुने होंगे, अभी बहुत चर्चा में था। जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो अबाउट दैट कि क्या हो रहा है यूक्रेन और रशिया के कारण पूरे देश की, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब कहीं ना कहीं स्थिर सी हो गई है। जो डॉलराइजेशन था अब उसका डी डॉलराइजेशन हो रहा है। अब हम लोग भारत, चूँकि आपको पता होगा रशिया पे सैंक्शन लगा दिया गया है, तो उसके कई मतलब विकट या कई विकृत परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसी के संबंध में अब हम बोस्टो अकाउंट की बात करेंगे। तो एक तरह से बहुत ही आसान प्रश्न है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। एक बोस्टो अकाउंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ correspondent banking in which a foreign bank acts as an agent providing financial services on behalf of a domestic bank। तो एक फॉरेन बैंक जो होगा डोमेस्टिक बैंक के तर्ज पर, उसके मतलब कहने पर क्या करेगा, एक तरह से आपको सुविधा प्रदान करेगा फिनेंशियल सर्विस के लिए, ताकि आप अपना मतलब लेन देन जो है आयात निर्यात कह सकते हैं शॉर्ट में, वो मतलब स्मूथ ढंग से चलता रहे। बोस्टो अकाउंट्स इनेबल domestic banks
to provide international banking services to their clients who have global banking needs। तो बहुत से ऐसे हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको ग्लोबल बैंकिंग की ज़रूरत होती है, ग्लोबल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन उन पे कई तरह से सैंक्शंस लगा दिया जाता है, तो उनका अकाउंट जो होता है वो डॉलर में ना हो के किसी और में हो सकता है। तो बोस्ट्रो अकाउंट्स कहीं ना कहीं ये मदद करता है। बोस्ट्रो अकाउंट्स सर्विसेज इंक्लूड एग्जीक्यूटिंग वायर ट्रांसफ़र, परफॉर्मिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इनेबलिंग डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल एंड एक्सपीडिएटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। और कहीं ना कहीं ये वैश्विक बाजार को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान देता है। तो ये बोस्ट्रो अकाउंट जब भी आए तो समझ जाइएगा कि हमारा जो अकाउंट है वो बाहर खोला गया है। फॉर इंडिया, ए राइज इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस लीड्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग। अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो उससे क्या क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं या क्या क्या परिणाम हो सकता है भारत के लिए। इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, राइज इन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। तीसरा है कि वीकन्स द रूपी अगेंस्ट द डॉलर। चौथा है राइज इन इडेबल ऑयल प्राइसेस। तो जनरल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। जब किसी क्रूड ऑयल को आप समझ लीजिएगा, क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल, ये लगभग भारत जो है पूरी तरह से डिपेंडेड है। आपको पता होगा हम लोग लगभग 80 से 85% जो है क्रूड ऑयल को आयात करते हैं, और इस आयात के कारण हमारा जो ट्रेड ऑफ बैलेंस जो होता है वो जस्ट शिफ्टेड हो जाता है हमारे विपरीत। आई मीन यू नो दैट जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं तो उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, व्हेन यू एनालाइज वेरी केयरफुली तो यू फाइंड आउट दैट आपको पता चलेगा हम लोग का कैट जो है हमारा हमेशा नेगेटिव में रहता है। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब होता है हम लोग जो है ना बाहर से बहुत ज़्यादा आयात कर ले रहे हैं देन द निर्यात। बस यही संकट है। तो इफ़ योर एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन योर इम्पोर्ट, दैट इज़ गुड, बट योर इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन दैट द एक्सपोर्ट, तो यू विल फील समथिंग, जो आपको बताया गया कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो क्रूड ऑयल है वो तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ला देगा। ठीक है, आपके पैसे, आपका फिजिकल डेफिसिट और आपका जो अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दोनों ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा आपके रुपया भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और रुपया में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है ना वैसे वैसे रुपया जो है ना और कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी प्रश्न है, इसके सही उत्तर है 1, 2, 3, 4। लेट्स सी समथिंग अबाउट एक्स्ट्रा। देखिए, इंडिया इम्पोर्ट्स नियरली 85%, 85% ऑफ इट्स क्रूड रिक्वायरमेंट, एंड इन द ईयर मार्च 2022 का देख लीजिए, ऑयल इम्पोर्ट बिल कितना था हम लोग का? डबल्ड हो गया था, डबल्ड, $119 बिलियन ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइस। द राइज इन इम्पोर्ट बिल नॉट ओनली लीड्स टू द इन्फ्लेशन, इससे केवल इन्फ्लेशन नहीं होता है, बल्कि rise in current account deficit, fiscal deficit, but also weakens the rupee against the dollar and hurts stock market sentiment। इससे आपकी स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट गड़बड़ा जाता है। A rise in crude oil price also has indirect impact on India's, it leads to rise in edible oil prices, coal prices, also that of the fertilizer, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली रूप से, एज दे यूज द फीड स्टॉक, क्योंकि ये क्रूड ऑयल जो है ना ये फीड स्टॉक के रूप में काम करते हैं, कच्चा माल के रूप में। गैस अकाउंट्स फॉर 80% for all fertilizer production cost. So if the rise in crude oil prices could lead too much enhance import burden, it also leads to the reduction in demand in economic, और हो सकता है कि आने वाले समय में डिमांड ही आपका घट जाए, जो कि आपकी ग्रोथ को ही कहीं ना कहीं क्या कर देगा, हट कर देगा। इट ऑल्सो लीड टू हायर फिजिकल डेफिसिट। सीधी सी बात है, फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही लगभग। इफ़ द गवर्नमेंट चूज टू बियर द बर्डन बाय द वे ऑफ सब्सिडीज, अगर सरकार ने ठेका ले लिया है कि चलो क्रूड ऑयल अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसको हम बियर करेंगे, तो इससे सरकार का फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार को उसके बदले सब्सिडी देनी पड़ेगी, और सब्सिडीज तो रेवेन्यू अकाउंट में का पार्ट होता है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार का फिजिकल डेफिसिट जो है वो और भी ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सीडी के बारे में पूछा जा रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज निगोशिएबल अनसेक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रहे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको कंसेप्ट होना चाहिए। CD is a negotiable unsecured money market instrument issued by a bank as a usance promissory note against the funds deposited with it. CDs are issued to the all person resident in India. ये जो negotiable, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो भारत के सभी जो रेजिडेंट है, निवासी है, उनको जारी किया जा सकता है। CDs are issued only in dematerialized form and held with a depository registered with SEBI। देखिए, एक तरफ सेबी बोल रहा है, दूसरा तरफ बैंक बोल रहा है, तो कंफर्म हो जाइए पहले कि सीडी कहीं ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कि किस मार्केट का। बैंक्स कैन ग्रांट लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट विदाउट द अप्रूवल ऑफ RBI। अच्छा, बिना अप्रूवल का, RBI के बिना अप्रूवल का आपको सीडी का मतलब बैंक आपको कहीं ना कहीं ग्रांट दे सकती है। सोचिए। चलिए, इसका सही जवाब 2, बिल्कुल आप समझ लीजिए 2 तो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 सही है, लेकिन चौथा जो है वो पूरी तरह से लिखा ना बिना अप्रूवल का, वो तो गलत बात है ना, ये तो खतरा है ना। तो सबसे पहली बात कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको शॉर्ट में CD कहते हैं, एक निगोशिएबल, दूसरा है अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दिस इज ए मनी मार्केट। ध्यान रहे, कुछ छोटे छोटे चीज जैसे CD, एक तो निगोशिएबल होता है, दूसरा सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है बैंक के द्वारा एक प्रोमिजरी नोट के रूप में। ठीक है, अगेंस्ट द प्रोमिजरी नोट, क्योंकि प्रोमिजरी नोट तो अपने पढ़ा ही होगा। अगेंस्ट द फंड्स डिपॉजिटेड एट द बैंक फॉर ए मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। और ध्यान रहे, ये CD 1 साल के अंदर का होता है, क्योंकि ऐसे भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो 1 साल के अंदर वाला ही होता है। मनी मार्केट शॉर्ट मार्केट होता है और ये जनरली ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है कि अधिक लिक्विड होता है, बताइएगा मुझे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बी इशू बाय, किसके किसके द्वारा इशू किया जा सकता है? एक तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा, रीजनल रूरल बैंक के द्वारा, स्मॉल फिनेंस बैंक के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे, CD में बी इशू टू ऑल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। CD किसी को भी जारी किया जा सकता है, शर्त यह है कि वो भारत का निवासी होना चाहिए। नागरिक की बात नहीं है, भारत का निवासी, भारत में रहने वाले लोगों को ही जारी किया सकता है। ठीक है, NRI को जारी नहीं किया सकता है क्योंकि वो भारत में नहीं है, भले वो भारत के नागरिक है, बट NRI को ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मतलब इसके जुड़े हुए मुद्दे। देखिए, प्राइमरी इशुएंस क्या है इसमें। सीडीज सेल बी इशूड ओनली इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, इसको केवल और केवल डीमेटलाइज्ड फॉर्म में जारी किया सकता है, एंड हेल्ड विथ ए डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड, और इसको केवल वही लोग धारण कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के साथ। ठीक है, तो डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होगा। दूसरा है कि उन्हीं डिपॉजिटरी को इसको रखने का या इसको धारण करने की मतलब पावर है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। सीडी सेल बी इशू इन ए मिनिमम डिनोमिनेशन, कितना कम से कम मिनिमम डिनोमिनेशन होना चाहिए? अप टू 5 लाख नहीं, कम से कम 5 लाख रुपये का, और इसके मल्टीपल में चाहे जितना भी हो सके। ठीक है, इसकी मिनिमम सीमा है 5 लाख, लेकिन मैक्सिमम नहीं बताया गया, और ये 5 लाख के मल्टीपल में ही होगा। द टेन्योर ऑफ CD एट इशुएंस शेल नॉट बी लेस देन 7 डेज, 7 दिन से छोटा नहीं हो सकता है और 1 साल से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका टेन्योर होता है एक तो 5 लाख से आपको शुरुआत करना होगा, दूसरा बात है केवल और केवल डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होगा, और वैसे डिपॉजिटरी ही इसको जारी कर सकते हैं जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, और ये 7 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम का मैच्योरिटी पीरियड वाला होता है। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू ग्रांट लोन्स, ध्यान रहे, बैंक को लोन बांटने की आज़ादी नहीं है CD के विरुद्ध में, अनलेस जब तक कि उसको RBI ने परमिशन ना दे दिया हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर हीटिंग ऑफ एन इकोनॉमिक कैन अकर व्हेन। ये ओवर हीटिंग क्या होता है पहले ये समझिए, उसी से संबंधित प्रश्न है। ओवर हीटिंग, जब किसी इकोनॉमिक को ओवर हीटिंग का सामना करना पड़ता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। देयर इज हाई कंजम्पशन एंड लो सेविंग के, इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अनेबल टू कीप पेस विद ग्रोइंग अग्रीगेट डिमांड, विच आर द करेक्ट। मतलब इसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ना, मतलब उतना उत्पादन नहीं कर पाता जितना डिमांड है, और दूसरा है कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, सेविंग, तो एक दूसरे को तो स्वाभाविक है, एक और दो एक दूसरे को मतलब क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बिल्कुल सी दोनों का दोनों सही है। ओवर हीटिंग, किसी भी इकोनॉमिक का ओवर हीटिंग का मतलब होता है व्हेन इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अनेबल टू कीप पेस विथ ग्रोइंग अग्रीगेट डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन। स्वाभाविक है, अगर डिमांड एक्सेस हो जाए आपूर्ति की तुलना में तो इन्फ्लेशन लीड कर जाएगा, उससे इन्फ्लेशन आ जाएगा बाजार में। व्हेन देयर इज एन एक्सेस डिमांड एंड लो सप्लाई, हाई कंजम्पशन एंड लो सेविंग कैन लीड टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टिबल कैपिटल। क्योंकि अगर स्वाभाविक है इन्वेस्टेबल कैपिटल कम है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। द इकोनॉमिक इज अनेबल टू सप्लाई डिमांडेड गुड्स एंड प्राइसेस स्टार्ट इंक्रीजेज। इन्फ्लेशन की यही खूबी है। दिस कैन बी कॉज ड्यू टू एडिशनल लिक्विडिटी पंप इन द सिस्टम बाय द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट। और ये कैसे हो सकता है, तो इसको सीधी सी बात है, या तो आरबीआई ने बहुत ही आसान पॉलिसी अपना ली है, ठीक है, डियर मनी पॉलिसी उसको बोलते हैं, चीप मनी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनल पॉलिसी, या तो गवर्नमेंट जो है अपना फिजिकल डेफिसिट जानबूझ के बढ़ा रही है, रेवेन्यू डेफिसिट बांट रही है, पैसा लोगों को हाथों में पैसा सप्लाई कर रही है। और ऐसा तब करती है जब मंदी वाली हालात होती है। तो व्हेन पीपल हैव ए मोर मनी इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन लोगों के हाथ में अगर कुछ समय के लिए ज़्यादा पैसा आ जाए, दे कैन डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज कॉजिंग द इकोनॉमिक टू हीट अप। इससे इकोनॉमिक हीट अप हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में ही गर्मा जाएगा until the demand is satisfied, जब तक कि डिमांड पूरी ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट बीबीबी यानी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछा जा रहा है। इससे ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है सवाल, तो हो सकता है उसको चेंज करके पूछे। अब इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब क्या क्या काम है इसके, फंक्शन पूछा जा रहा है बीबीबी का, बैंक बोर्ड ब्यूरो का। एक तो इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरा है provide adequate capital to the public sector banks to deal with a bad loan, assist public sector banks with capital raising plans as well as strategy to deal with bad loans। देखिए सब स्टेटमेंट एक जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं ये पब्लिक सेक्टर को बूस्ट करने की बात कर रही है, उससे जुड़ी हुई उसकी समस्याओं को हल करने की बात कर रही है। तो बीबीबी का काम ये है क्या, तो जी हाँ, इसी उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें 1 और 3 सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट फिर से सोच लीजिए, इसमें एडिक्वेट कैपिटल तो पब्लिक सेक्टर बैंक बैड लोन से डील करने के लिए, बैड लोन से डील करने के लिए नहीं जारी किया जाता है। देखिए बीबीबी का काम क्या है, पहले तो समझ लीजिए इसका मतलब कोई हिस्ट्री क्या है। इसकी स्थापना 2016 में की गई एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, और इसके लिए पीजे नायक कमेटी का गठन किया गया था। तो पीजे नायक कमेटी सीधा सीधा पूछा किससे जुड़ा हुआ, तो बीबीबी से जुड़ा हुआ है। बैंक बोर्ड ब्यूरो किस समिति के द्वारा बनाया गया है, तो पीजे नायक कमेटी के द्वारा, ताकि एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो सुशासन होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, उसको ध्यान में रखते हुए पीजे नायक समिति ने 2016 में बीबीबी की स्थापना की थी। इसको आप समझ लीजिए इट वाज ए पार्ट ऑफ इंद्रधनुष प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। ये आप इंद्रधनुष प्लान सुने होंगे, ABCD, उसमें जो जुड़ा था, इट हैड रिप्लेस्ड, इस किसके स्थान पर आया था पहले ये समझिए, अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नाम का कोई मतलब बॉडी हुआ करता था पहले, उसको रिप्लेस कर दिया बीबी ने। इट्स बोर्ड मतलब इसका ब्रॉड एजेंडा इज टू इम्प्रूव द गवर्नेंस एट ए स्टेट ओन्ड लेंडर्स। इट्स मैंडेट ऑल्सो इन्वॉल्व एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन टॉप लेवल बैंक अपॉइंटमेंट्स। तो टॉप लेवल बैंकिंग में जो अपॉइंटमेंट्स होता है उसमें इनको एक तरह से एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करना है। और साथ साथ असिस्टिंग बैंक्स
with the capital raising plans as well as strategy to deal with the bad loans. बैड लोन से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उसको आप मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, इसके संबंध में बीबीबी आपको सलाह देगा, असिस्ट करेगा। ध्यान रहे, आपको लोन नहीं दे देगा कि आप अपना बेड लोन कृपया हटा लीजिए, नहीं, सिर्फ एडवाइस करेगा। इट गाइड्स बैंक्स ऑन मर्जर, कंसोलिडेशन, बैंकों का मिलन होना चाहिए कि नहीं, दो या दो से अधिक बैंकों को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाना चाहिए कि नहीं, कंसोलिडेशन की बात, एंड गवर्नेंस इशू टू एड्रेस द बैड लोन्स प्रॉब्लम अमोंग अदर इशू। तो ये डील करता है यही चीज़ों को। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपको बताया था कि कहीं ना कहीं वो लोन फैसिलिटीज कर देगा, लोन फैसिलिटीज करने का काम नहीं है इसका। एज पर दी पेरेंट्स एक्ट 1970, at any time after the expiration of the 3 years from that of the grant of a patent, any person interested may make an application for grant of compulsory license on patent on which of the following grounds। तो देखिए, ये पैटेंट एक्ट के संबंध में पूछा जा रहा है। व्हाट आर द पैटेंट एक्ट 1970, आपको पता होना चाहिए पहले इसके बारे में। पैटेंट या पैटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस, इसलिए लाया गया था, शायद इसलिए इसको मतलब घोषित किया गया हो। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पैटेंट इन्वेंशन हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, और जो रिक्वायरमेंट होता है पब्लिक का पैटेंट से जुड़ा हुआ इन्वेंशन को लेकर, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। द पैटेंट इन्वेंशन इज वर्क इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय नॉन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, विच आर द करेक्ट। I think C 1 and 2 is right. Let's see. At any time after the expiration of 3 years from the date of the grant of patent, any person interested may make an application to the controller for grant of compulsory license on patent of any of the following grounds। किस आधार पे वो कर सकता है? देखिए, एक्सपायरेशन के बाद हर 3 साल में उसको मतलब एक तरह से परमिशन लेना पड़ता है। तो किस आधार पे ले सकता है? एक तो दैट ऑफ द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक with respect to the patent invention have not been satisfied। दूसरा है कि that patent invention is not available to the public at a reasonable affordable price, और हो सकता है कि that patent invention is not work in the territory of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following measures are used by government and RBI to control inflation। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई क्या तरीके अपनाती है? रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, डिक्रीजिंग रेपो रेट बाय द आरबीआई, इंक्रीजिंग पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। आई थिंक डिक्रीजिंग रेपो रेट क्यों करेगा? अगर आपको कॉमन सेंस है तो 2 छाट दीजिए, 1 और 3 होगा आंसर। टू फाइट हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई इंक्रीजेज reverse repo rate। It makes it attractive for the bank to park the funds with RBI, more certainty of return, more interest rate, rather than to lend to the private sector। प्राइवेट सेक्टर की तुलना में आप बैंकों में ही पैसा जमा कर दीजिए, आपको रिवर्स रेपो रेट के तुल में अधिक से अधिक आपको फ़ायदा हो जाएगा। यही बैंकों को लुभाने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, ताकि वो लोन को ईजी से फैसिलिटेट ना कर पाए। अदरवाइज लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन और खराब हो जाएगा। इट दस रिड्यूसेस द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग। तो इंक्रीजिंग कर दीजिए इंटरेस्ट रेट बोरोइंग को। प्राइवेट प्लेयर्स विल फाइंड इट कॉस्टली टू बोरो एंड दस इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज। इट हेल्प्स टू कंटेन इन्फ्लेशन।
When inflation is high, the government reduces public expenditure. सरकार भी अपना रोल निभाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी. कैसे करेगी? डिक्लाइनिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट and result in the declining the aggregate demand. In the case of high inflation, government may resort to increasing personal और corporate tax. सरकार इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और बढ़ा देगी, और हो सकता है कि रिड्यूस कर दे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम कर दे. राइज इन टैक्सेशन लेवल या टैक्सेशन leaves lesser money with the people for the consumption. This will lead to the declining aggregate demand and help in containing inflation. Next question about National Saving Certificate. Money acquiring from the sale of National Saving Certificate goes which account of the Government of India? ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जो पैसा आता है वो कौन सा अकाउंट में जाता है? इट्स पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. यस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग एनएससी बोलते हैं, एक इंडियन गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड्स है, प्राइमरली यूज फॉर स्मॉल सेविंग्स एंड इनकम टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. आपको अगर इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो कई प्रकार के प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं कि आप इसमें जमा कीजिए, ये सेविंग कर दीजिए, ये टैक्स इंसेंटिव्स या टैक्स रिबेट का तरीका है आपके पास. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पोस्टल सेविंग्स सिस्टम ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज. इंडियन पोस्ट सिस्टम का एक हिस्सा है. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर फ्लोज फॉर दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंकर. तो मतलब पब्लिक अकाउंट एक तरह से कुछ है नहीं, बस भारत सरकार का एक बैंक है और वो बैंकर के रूप में फैसिलिटी प्रदान करती है. आप यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए, दैट्स ऑल. आपको कई तरह से फायदे मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस सिंपल क्वेश्चन है, यूपीएससी ऑलरेडी आस्क अबाउट इट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. आई थिंक यू नो दैट इट्स अ वर्ल्ड बैंक. सेकेंड वन 4 मॉनेटरी. ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, 2 and 4. कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फ्रॉम 1 जुलाई to 22 1944, 44 में. Agreements were signed after legislative ratification by members governments. Established the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, जो आगे चल के वर्ल्ड बैंक का पार्ट बन गया, and International Monetary Fund, IMF. This leads to the that was called Bretton Woods system for the international commercial and financial relation. Next question about recession is when growth rate is less than previous year. ऐसा कुछ थोड़ा होता है. India never experienced recession before COVID-19 lockdown. No, incorrect, दोनों incorrect. recession को डिफाइन किया गया है इस प्रकार: if fall in overall economic activity for 2 consecutive quarters, that means 6 months, accompanied by a declining in income. इसके अलावा इनकम भी कम होना चाहिए, सेल्स भी कम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी कम होना चाहिए. In independent India's history, 4 such years of negative GDP growth were registered. 4 ऐसे अवसर हैं जिसमें नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखा गया है. तो 4 टाइम ये कौन कौन है? तो 1957 से 1958 -1.2 था, 65-66 में भी था, 66-67 में भी था, 72-73 में भी था, और 79-80 में भी था. Consider the following statement regarding public debt in India. तो सार्वजनिक ऋण, भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण के बारे में पूछा जा रहा है. पब्लिक डेब्ट रेफर्स टू ओवरऑल लायबिलिटीज of central and state governments. Is it okay?
RBI is the public debt manager for the government. It has to be paid from the consolidated fund of India. फोर्थ है एक्सटर्नल डेप्ट कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ओवरऑल पब्लिक डेप्ट। यही तो आपका कैचिंग वर्ड है, ये गलत है चौथा नंबर। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। पब्लिक डेप्ट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ध्यान रखिएगा, टोटल अमाउंट जिसमें कि टोटल लाइबिलिटीज़ है, चाहे वो भारत सरकार का हो, ताकि इसके जो डेवलपमेंट बजट है उसको एक तरह से बूस्ट किया जा सके, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। इट हैज़ टू बी पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको कहाँ से पूर्ति करना पड़ता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। द टर्म इज ऑल्सो यूज टू रेफर ओवरऑल लाइबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, but the union government clearly distinguishes its debt liabilities from the states. Internal debt constitutes over 90% of all public debt. 90% तो हमारा अंदर का लोन है, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है कि मनी फ्लक्चुएशन हो जाएगा, करेंसी फ्लक्चुएशन की कोई समस्या नहीं है। सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेब्ट्स आर डेटेड बाय, अब ये कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सोचिए कैसे कैसे पैसा उधार लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। एक तो जी सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द RBI एक्ट 1934, RBI इज द बोथ द बैंकर एंड द पब्लिक डेप्ट मैनेजर। एक तो बैंकर भी है और डेप्ट मैनेजर भी है भारत सरकार के लिए, और मतलब ओवरऑल सरकार के लिए। Consider the following statement regarding currency deposit ratio, CDR. It shows the amount of currency that people holds as a proportion of aggregate deposit. An increase in cash deposit ratio leads to increase in money multiplier. मनी मल्टीप्लायर से ही एक प्रश्न यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। इनकरेक्ट तो दिख रहा है आपको निश्चित रूप से, बी इज इनकरेक्ट है, क्योंकि करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ करेंसी दैट पीपुल होल्ड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट। जितना डिपॉजिट किया गया है उसमें से कितना हिस्सा आप अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए अपने पास कितना पैसा, दोनों का रेशियो निकालिए, आपको CDR मिल जाएगा। ठीक है, एन इंक्रीज इन केस डिपॉजिट रेशियो, जैसे जैसे केस डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा, लीड्स टू डिक्रीजेज इन द मनी मल्टीप्लायर, इससे मनी मल्टीप्लायर घटता चला जाएगा। केस डिपॉजिट बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा। इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स विल इंड्यूस डिपॉजिटर्स टू डिपॉजिट मोर। ठीक है, एंड देयर बाय लीडिंग टू अ डिक्रीज इन केस एग्रीगेट डिपॉजिट रेशियो, और इससे केस टू एग्रीगेट डिपॉजिट रेशियो वो घट जाएगा। दिस विल इन टर्न लीड टू द राइज इन मनी मल्टीप्लायर, और इससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। Consider the following statement. Liquidity in the banking system refers to readily available cash that banks need to meet short-term business and financial needs. On a given day, if the banking system is net lender to the RBI, it means the banking system liquidity situation is turned into a deficit mode. Liquidity Adjustment Facility, LAF, refers to RBI's operation through which it inject or absorb liquidity into or from the banking system. Which are correct? Absolutely 3 तो correct है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसका सही जवाब है 1 और 3, 2 तो गलत है। For the first time since 2019, banking system liquidity situation turned into a deficit mode. पहली बार ये डेफिसिट मोड में चला गया। What is the banking system liquidity? Liquidity in the banking system refers to readily available cash that banks need to meet
शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड्स, सीधी सी बात है, बैंक के पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया सके। आप बैंक में गए, बैंक में पैसे नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा ना। ऑन ए गिवन डे इफ द बैंकिंग सिस्टम इज नेट borrower from RBI under liquidity adjustment facility, the system can be said to be deficit, and if the banking system is not a lender to the RBI, the system liquidity can be said to be in surplus. If the banking system is a net lender to the RBI, अगर बैंकिंग सिस्टम जो है बैंक की खुद लेंडर बन गई आरबीआई के लिए, तो हम कहेंगे ये लिक्विडिटी सरप्लस है। दस LAF रेफर्स, LAF का बात मतलब सीधा सा मतलब है आरबीआई का ऑपरेशन which it injects or absorb liquidity into or form banking system. Next question from environment and in ecology. In what ways do naturally occurring wildlife fires play an integral role in nature? जो प्राकृतिक प्रदत्त आग लगता है जंगल में, उससे क्या क्या मतलब आखिर इसका क्या भूमिका है, यही पूछा जा रहा है। दे हेल्प रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल, दे एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट, दे फॉलो सनलाइट टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर इनेबलिंग ए न्यू जनरेशन ऑफ सीडिंग टू ग्रोथ। बिल्कुल सब के सब सही हैं, 1 2 3। ऑल्दो ऑफन हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव, ह्यूमंस नेचुरली अकरिंग वाइल्ड फायर्स प्ले एन इंटीग्रल रोल इन नेचर। कभी कभी आग अच्छी चीज मानी जाती है, जंगली आग। दे रिटर्न्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल बाय बर्निंग डेड और डिकेइंग मैटर। दे ऑल्सो एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट, रिमूविंग डिजीज रिडन प्लांट्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एंड बाय बर्निंग थ्रू thick canopies and brucey undergrowth, wildfires allow sunlight to reach the first floor, okay, forest floor, enabling a new generation of seedling to grow. Next question, which of the following are the sources of arsenic contamination? क्या क्या कारण है जिसके कारण आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है? Withering of rocks and minerals followed by leaching and runoff, intense exploitation of groundwater, iron copper precipitation, burning of coal, कोयला के जलने से आर्सेनिक की उत्पत्ति। Think about it. 1 2 and 3 is the right answer. Yeah, 1 2 3 4. Yeah, 1 2 4 1 2 4. The source of arsenic are natural or may partly stem from anthropogenic activities like intense exploitation of groundwater, application of fertilizer, burning of coal, leaching of metals from coal ash tailings. Arsenic is introduced into the soil and groundwater during weathering of rocks and minerals, followed by subsequent leaching and runoff. According to or among the various arsenic removal technology, lime softening and iron copper precipitation have been reported to be most effective. तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।